हाय एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने हेड ऑन कोलिजन पढ़ लिया था लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और आज हम पढ़ेंगे कि सेम अगर हमें हेड ऑन कोलिजन को पढ़ना है, लेकिन इस बार हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ेंगे, दैट इज सी फ्रेम में पढ़ेंगे। ओके, सी रेफरेंस फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। तो सी फ्रेम में पढ़ने के लिए जो हम अब तक पढ़ चुके हैं उनमें से काफ़ी चीज़ों का हमें यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे पास हेड ऑन कोलिजन में वही था, दो मास थे M1 M2 और लैब में उनका रेफरेंस फ्रेम कितना था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 R2 था। इक्वेशन 1 में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर दी हुई है RC, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की टक्कर से पहले कितना था, मान लीजिए उनकी वेलोसिटी u1 u2 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी, vc आएगी। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम स्थिर अवस्था में है और दूसरा रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है, और इसमें स्थिर अवस्था में अगर वेलोसिटी है मान लीजिए u और जो मूव कर रहा है उसमें है u प्राइम, तो मूव हमारा कौन सा फ्रेम कर रहा है, c फ्रेम मूव कर रहा है, करेक्ट। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vc से। तो u प्राइम और v में हमने एक रिलेशन निकाला था। आप ध्यान दीजिएगा, वो रिलेशन था हमारा, अगर मान लीजिए v में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखा है, v इज इक्वल्स टू v माइनस कैपिटल v। कैपिटल v जो था वो s के रिस्पेक्ट में s प्राइम की वेलोसिटी थी। अब s हमारा लेबोरेटरी फ्रेम हो गया और s प्राइम हमारा क्या है, c फ्रेम। तो c फ्रेम जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v की जगह कितनी आ जाएगी, vc। और v जो है हमारे पास वो क्या है, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर या फिर s के अंदर वेलोसिटी हो जाएगी, कि जो जो फिक्स है। लेबोरेटरी फ्रेम क्या है, फिक्स है। और c फ्रेम हमारा क्या कर रहा है, जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही है वैसे वैसे उसके साथ उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब मूविंग फ्रेम कौन सा हो गया, मूविंग फ्रेम हमारा हो गया c फ्रेम, और जो स्थिर अवस्था में है वो कौन सा हो गया, l फ्रेम। तो ये रिलेशन जो है हमने निकाला हुआ था, ये s प्राइम में आया था हमारे पास और ये s में आया था, और ये जो v है जो s प्राइम की s के सापेक्ष वेलोसिटी थी। तो हमारे पास vc जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी है, किसके रेस्पेक्ट में, लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, टक्कर से पहले। तो vc हमारे पास ये आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल की सी फ्रेम में अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालें तो कितना हो जाएगा, u प्राइम इज इक्वल्स टू u1 माइनस vc। अब vc जो है वो यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे, यानी इसकी जगह vc पुट कर देंगे। तो पुट किया, इस इक्वेशन में एलसीएम लिया, एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व किया थोड़ा सा। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, जो टर्म्स कैंसिल हो सकते थे उनको कैंसिल किया, जो टर्म कॉमन आ सकते थे उनको कॉमन किया, तो ये मिल जाएगा आपको, और इक्वेशन 3 तक आप पहुंच जाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ये हमारे पास यहाँ पे आपको मिल चुका है, क्योंकि ये m1 और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट का करना है, तो u2 प्राइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से उठाया है, आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देख लेना, आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास vc की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, इक्वेशन फॉर u2 प्राइम। तो हमारे पास u1 प्राइम आ चुका है और u2 प्राइम आ चुका है, जो कि क्या है, टक्कर से पहले दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी कौन से फ्रेम में, सी फ्रेम में आ चुकी है। अब हमने ये प्रूव किया है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन सी फ्रेम विल बी 0। वैसे तो ये होता है, लेकिन आप प्रूव भी कर सकते हैं। ऊपर आपको इक्वेशन 3 मिली है और इक्वेशन 4 मिली है, उसमें से अगर आप m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम निकालें और u1 प्राइम की वैल्यू आप रखेंगे कहाँ से, इक्वेशन 3 से, और u2 प्राइम की वैल्यू आप कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन 4 से, और अगर सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अगर आप इनिशियल मोमेंटम निकालते हो, टोटल मोमेंटम, तो वो क्या होगा, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम, और u1 प्राइम और u2 प्राइम की वैल्यू पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो, विच आई एम नॉट सॉल्विंग, सिंपल मैथ्स है, आप अपने आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर u2 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ से। सो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आ जाता है। अब हमने ये पढ़ा था पहले कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होता है, वो हमेशा हमने देखा था, उसमें भी वैलिड होता है, और हम ये पढ़ भी चुके हैं। सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने देखा था MVC जो था वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब MVC क्या था, आपका टोटल मोमेंटम आया था, राइट। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब कंजर्व्ड है। तो अगर ये वाली इक्वेशन से
टोटल मोमेंटम पहले ही जीरो आ रहा है, कोलिजन के पहले जीरो आ रहा है, तो टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर कोलिजन के बाद में हम स्पीड माने v1 और v2, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या मिलेगा, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, और वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और इस इक्वेशन से अगर हम v2 निकालें तो सेम हमें क्या मिल जाएगा, ये v2 वाला मिल जाएगा। ओके, अब क्योंकि कोलिजन हमने कौन सी ली है, इलास्टिक ली है। इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ साथ आपके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराएंगे तो टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब आपके पास क्या है, देखो ये v2 की वैल्यू है, ये v2 की वैल्यू उठा के आप रखोगे यहाँ पे, और इसी तरह से आपके पास u2 प्राइम की वैल्यू इससे जस्ट पहले मिली है, वहां से आप, मैं दिखा देती हूँ u2 प्राइम आपको कहाँ से लेना है, ये देखिए यहाँ से u2 प्राइम की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, इस जगह रखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये लो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये रहा u2 प्राइम की वैल्यू जो यहाँ पे रखी हुई है, ये v2 प्राइम की वैल्यू जो यहाँ पे रखी है। ठीक है, सॉल्व करना है, जो कि आप खुद करेंगे, सॉल्व मैं नहीं करूंगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आपको ये मिल जाएगा, और रिजल्ट आपके पास आएगा v1 प्राइम का स्क्वायर जो है वो u1 प्राइम के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे u2 प्राइम की वैल्यू ना रखे, u2 को एज इट इज रखो, और जो इक्वेशन आपको ऊपर मिली है, इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 मिली है, कौन सी मिली है, आई डोंट नो, जहां पे हमें वैल्यू मिली है, अगर मैं यहाँ पे u2 प्राइम की वैल्यू ना रखकर उसी इक्वेशन से u1 प्राइम की वैल्यू यहाँ रख दूं, u1 प्राइम की वैल्यू यहाँ रख दूं इन टर्म्स ऑफ u2 प्राइम, और v1 प्राइम की वैल्यू रख दूं, जैसे कि यहाँ पे बता देती हूँ, एक से बता देती हूँ, ये यहाँ से अगर आप v1 प्राइम की वैल्यू निकालोगे तो v1 प्राइम कितना हो जाएगा आपका, माइनस का m2 अपॉन m1 इंटू v2 प्राइम। तो v1 प्राइम और u1 प्राइम की वैल्यू अगर रखते हो, उल्टा करते हो, तो आपको रिलेशन मिलेगा ये। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है पार्टिकल्स का सी फ्रेम में, टक्कर के बाद चेंज होता ही नहीं है, मतलब टक्कर के पहले अगर फर्स्ट पार्टिकल ये रहा, सेकंड पार्टिकल ये रहा, इसकी वैल्यू थी u1 प्राइम और इसकी थी u2 प्राइम, तो टक्कर के बाद क्या हो रहा है, इसकी v1 प्राइम हो रही है और इसकी v2 प्राइम हो रही है, और ये दोनों आपके पास क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल आ रहे हैं, और ये दोनों भी क्या आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में टक्कर से पहले की वेलोसिटी टक्कर के बाद की वेलोसिटी के बराबर होती है, एक्सचेंज नहीं होती है, सेम टू सेम रहती है। अब क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो कोई तो चीज चेंज होनी चाहिए, वाई, क्योंकि अगर इनकी टक्कर हुई है और वो इस डायरेक्शन में आ रहे थे, तो टक्कर के बाद उनकी डायरेक्शन तो चेंज होनी है, तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है, इसमें v1 प्राइम जो है u1 प्राइम के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो अगर अपन बिना मैग्नीट्यूड के लिखें डायरेक्शन के साथ में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का u1 प्राइम, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, टक्कर के बाद वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ पर भी ये लिखेंगे। ठीक है, और u1 प्राइम की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, इससे जस्ट बैक करके देखोगे तो, और u2 प्राइम की वैल्यू भी हम शुरू में निकाल चुके हैं, जब हमें rc और vc मिला था तो हमने u1 प्राइम की वैल्यू निकाली थी u1 माइनस vc, उस इक्वेशन से आप देख लेना u1 प्राइम आपका क्या आया था, यही आया था, और u2। तो इस तरह से हमने सी फ्रेम में टक्कर से पहले की वेलोसिटी भी निकाल ली और टक्कर के बाद की वेलोसिटी भी निकाल ली। ठीक है, बस इतना सा करना था हमें हेड ऑन कोलिजन जो कि सी फ्रेम में है। अब हमें क्या करना है, ये था इलास्टिक कोलिजन। अब इस बार हम क्या करेंगे, हेड ऑन कोलिजन मतलब एक लाइन पे टक्कर होगी, लेकिन टक्कर कौन सी होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो रही है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले से बताया था कि टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। सो टू पार्टिकल्स विच स्टिक टुगेदर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल फ्रेम में करेंगे, फिर क्या करेंगे हम सी फ्रेम में, देखते हैं। तो सबसे पहले टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, इस बार काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारा पहला जो पार्टिकल है m1 है, वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस बार हमने ये कंडीशन रख दी कि जो टकरा रहा है वो स्टेशनरी पार्टिकल से टकरा रहा है। अगर स्टेशनरी से टकरा रहा है तो जो m2 है वो रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो u2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टक्कर से पहले का मोमेंटम कितना होना चाहिए था, m1 u1 प्लस m2 u2, लेकिन जो सेकेंड पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, तो m2 u2 वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम सिर्फ कितना रहेगा, m1 u1 रहेगा, और टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक के
कॉमन वेलोसिटी v से मूव करते हैं तो टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी हो जाएगी v। यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस टर्म के अंदर आप देखें वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए m1 की वैल्यू, मान लीजिए m1 की इसकी वैल्यू मान लीजिए m1 हमारा है 1, ठीक है, और m2 हमारा है 2। तो अगर इस इक्वेशन से देखें तो u1 अपॉन और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, है ना, 3 आ जाएगा। सो ये v की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रही है, u1/3 आ रही है। तो जाहिर सी बात है जो v है वो u1 से कितना हो जाएगा, हमेशा कम ही रहेगा, चाहे m1 m2 कुछ भी आपके पास वैल्यू आ जाए। अच्छा, इस बार इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। हमें पता है वैसे तो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही कम रहेगी क्योंकि किसी अदर फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। लेकिन सेकेंड पार्टिकल को हमने रेस्ट पे माना है तो u2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ m1u1 स्क्वायर। आफ्टर कॉलिजन हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल मास है m1 प्लस m2, वेलोसिटी क्या है v स्क्वायर। अगर हम इनका रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, जो सॉल्व मैं नहीं करूंगी, सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं फाइनल एनर्जी का इनिशियल एनर्जी से। फाइनल एनर्जी हमें ये मिली है यहाँ पे, करेक्ट, ये यहाँ पे डिवाइड में हो रखा है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये टर्म आ रहा है। अगेन m1 की वैल्यू 1 रखिए, m2 की वैल्यू 2 रखिए, तो आपके पास आ रहा है 1/3 जो कि 1 से कम है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 लेस देन 1 आ रहा है तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हो गया है। सो यही जो है लिखा हुआ है हीट के फॉर्म में आपके पास लॉस हो गया है। अब यही कॉलिजन हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्टडी करना है। तो सी फ्रेम में इस बार वीसी क्या आएगा, वैसे क्या होता है वीसी m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, पर आपके पास u2 क्या है, 0 है ना, लैब में u2 की वैल्यू क्या है, 0, तो vc हमें ये मिल जाएगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने u1 प्राइम का फॉर्मूला लगाया था, u1 माइनस vc होता है, vc की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो u1 प्राइम हमारा यहाँ पे आ गया। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल की लगाएंगे तो u2 प्राइम जो होता है वो कितना होता है, u2 माइनस vc, बट क्योंकि u2 अपना क्या है, 0 है, तो आपके पास सिंपली vc की वैल्यू आ जाएगी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब मान लीजिए जो वेलोसिटी है वो आफ्टर कोलिजन जब पार्टिकल चिपक जाते हैं तो मान लीजिए वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, v प्राइम वेलोसिटी से, v प्राइम वेलोसिटी से मूव करता है। कोलिजन हमारे पास कैसी है, इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, लेकिन मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो शुरुआत में मोमेंटम कितना रहेगा, टक्कर से पहले कितना है, m1u1 प्राइम प्लस m2u2 प्राइम, और टक्कर के बाद क्या होगा, m1 प्लस m2 v प्राइम। ओके, तो हमें यहाँ पे u1 प्राइम की वैल्यू हमने इक्वेशन 5 में निकाली है, u2 प्राइम की इक्वेशन 6 में निकाली है। तो इक्वेशन 5 से ये वैल्यू और इक्वेशन 6 से ये वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ से अगर ये हमारे पास 0 आ रहा है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो m1 प्लस m2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब v1 प्राइम हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास में जो कंपोजिट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी लास्ट में 0 रहेगी, यानी सी फ्रेम में वो पार्टिकल कैसा रहेगा, स्टेशनरी दिखाई देगा। और ये कॉमन सेंस की बात है क्योंकि दोनों जुड़े हुए जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे बीच में कहीं पे उनका सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास भी तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर इन दोनों की वेलोसिटी हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो कैसे दिखाई देगी, 0 तो दिखाई देगी। इस वजह से हमें ये रिजल्ट मिला है v1 प्राइम इज इक्वल टू 0। ओके, दैट्स इट। ये हमने वन डायमेंशन में करा। देखो हेड ऑन का मतलब ही ये होता है, हेड ऑन का मतलब होता है कि पार्टिकल एक लाइन पे ही आ रहे हैं, टक्कर के बाद एक लाइन पे ही जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करेंगे 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में स्टडी करने के बाद भी वही सेम है, लेबोरेटरी में करेंगे और सी फ्रेम में अंदर भी करेंगे। तो इस बार हमारे पास ये जितनी भी लैंग्वेज लिखी हुई है वो मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर से दिखा देती हूँ कि ये देखिए, एक पार्टिकल मान लीजिए m1 है जो कि टक्कर से पहले u1 वेलोसिटी से जा रहा था, और दूसरा पार्टिकल था m2 जो कि लेबोरेटरी फ्रेम में किस वेलोसिटी पे है, मतलब 0 वेलोसिटी पे है, मतलब कि ये वाला पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। तो ये m1 वाला जो है इसको अप्रोच कर रहा है,
u1 वेलोसिटी से अप्रोच करते 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 टकराएगा। टक्कर के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों पार्टिकल जो है वो 2D डायमेंशन में, मतलब 2 डायमेंशन में जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे x और y एक्सिस बना के प्लेन बना लिया। तो टक्कर के बाद ये m1 पार्टिकल v1 वेलोसिटी से चला गया, m2 पार्टिकल v2 वेलोसिटी से चला गया, और जो पुरानी लाइन थी इनकी, क्योंकि पहले टक्कर से पहले ये सिर्फ कौन सी लाइन पे आ रहे थे, x एक्सिस पे आ रहे थे, उससे जो m1 पार्टिकल है वो θ1 एंगल पे चला गया और m2 पार्टिकल θ2 पे चला गया। बस यही लाइन ऊपर लिखी हुई है। अब क्योंकि हमारे पास कोलिजन हमने कौन सी ली है, इलास्टिक ली है, इलास्टिक लेने की वजह से लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। अब जो मोमेंटम होता है वो क्या क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। और जब भी किसी वेक्टर को बराबर करते हैं तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग से बराबर किया जाता है, ठीक है। सो टक्कर से हम केवल एक्स कंपोनेंट पे लगाते हैं। अगर हम एक्स कंपोनेंट पे लगाते हैं तो टक्कर से पहले का कुल मोमेंटम निकालते हैं। तो ये m1 था जो कि किस एक्स एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन, कौन सी वेलोसिटी से जा रहा था, u1 से, ठीक है। और जो m2 था उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो टक्कर से पहले का x एक्सिस की दिशा में टोटल मोमेंटम कितना हो गया, टक्कर से पहले पूरे सिस्टम का m1 u1। टक्कर के बाद हमने देखा था कि ये v1 गया इधर, है ना, और इधर आ गया v2, और ये बीच में आपका था x एक्सिस, इधर आपका था θ1। तो v1 का x कंपोनेंट इधर की दिशा में कौन सा हो जाएगा, v1 cos θ1। इसी तरह से ये θ2 है तो v2 का x कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, v2 cos θ2। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में ही है, तो मोमेंटम x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा m1 v1 cos θ1 m2 v2 cos θ2। इसी तरह से y कंपोनेंट में लगाते हैं। अब शुरुआत में टक्कर से पहले m2 तो रेस्ट पे था और m1 की सारी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में थी, x डायरेक्शन में थी, यानी y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। तो y डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम टक्कर से पहले क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ना तो उसकी कोई वेलोसिटी m1 की y डायरेक्शन में है ना ही m2 की y डायरेक्शन में है। तो टक्कर से पहले तो 0 हो जाएगा। टक्कर के बाद अगर देखते हैं तो टक्कर के बाद देखिए, ये टक्कर के बाद यहाँ पे ये कंपोनेंट कौन सा होगा अपना, v1 sin θ1, और ये नीचे कौन सा हो जाएगा, v2 sin θ2। करेक्ट, कंपोनेंट फॉर्म में यही मिलेगा y डायरेक्शन में। तो ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस डायरेक्शन में, प्लस y डायरेक्शन में है, और ये माइनस y डायरेक्शन में है। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, m1 v1 sin θ1 माइनस का m2 v2 sin θ2, और ये कितना हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है तो उसमें कंपोनेंट नहीं करने होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे तो टक्कर से पहले आपके पास वेलोसिटी कितनी है, m1 u1 स्क्वायर, और टक्कर के बाद कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दैट्स इट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अननोन क्वांटिटीज आपके पास कितनी है, v1 हमें निकालना है, v2 हमें निकालना है, θ1 हमें निकालना है, θ2। चार क्वांटिटी निकालने के लिए मैथमेटिक्स ये कहती है कि चार इक्वेशन जरूरी है। हमें इक्वेशन कितनी मिली है, हमें इक्वेशन देखो, एक तो ये मिली है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तीन इक्वेशन है जबकि चार अननोन है, सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए 2D कोलिजन जो है वो लेबोरेटरी फ्रेम में स्टडी करना सही नहीं होता है। तो यहाँ पर ये लाइन में यही लिखा हुआ है कि चार क्वांटिटीज है, एल फ्रेम में उनको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है, हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा होता है इस कोलिजन के लिए, सी फ्रेम। हेड ऑन के लिए तो एल फ्रेम में करो, सी फ्रेम में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2D के लिए सूटेबल कौन सा होता है, सी फ्रेम होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि 2D कोलिजन के लिए लेबोरेटरी फ्रेम क्यों सही नहीं है और सी फ्रेम क्यों सही है, तो आपको ये डेरिवेशन करके बताना है कि हमें चार अननोन मिले हैं और इक्वेशन 3 ही मिली है, सॉल्व करके नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, इसलिए हमें सी फ्रेम में जाना ही पड़ेगा। तो सी फ्रेम में चलते हैं। तो VC निकाला सबसे पहले, VC हमें ये मिल जाएगा, U1 प्राइम की वैल्यू हमें निकाल ली, U1 माइनस VC हो जाएगा, और U2 हमें निकाला, वो हमें पास ये हो जाएगा, ठीक है। V1 प्राइम हमने निकाला, वो हो जाएगा V1 माइनस VC, V2 प्राइम हमने निकाला, वो हो जाएगा V2 माइनस VC। ये सारी इक्वेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सी फ्रेम में स्टेशनरी होता है, क्योंकि हमने देखा था सी फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसे ना समझ के ऐसे ही समझ लीजिए कि हमारी कोलिजन कौन सी है, हमारी कोलिजन कौन सी है, ये इलास्टिक कोलिजन है। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा,
कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं m1u1 प्राइम प्लस m2u2 प्राइम। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, सी फ्रेम को क्या बोलते हैं, जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम। जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम क्यों बोलते हैं, इसका रीजन भी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया गया था कि सेंटर ऑफ मास में टोटल मोमेंटम हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम क्या कर लिया, जीरो कर लिया। यहां से हमने निकाला u2 प्राइम की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अगर जाहिर बात जीरो है तो टक्कर के बाद का भी क्या होगा, जीरो होगा। यहां से हमने निकाला v2 प्राइम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर को सी फ्रेम में देखिए। तो ध्यान रहे, जस्ट लेक्चर को थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो आपके पास u1 वेलोसिटी थी और u2 आपके पास क्या था, जीरो। लेकिन सी फ्रेम में आपने निकाला u1 प्राइम आपके पास नॉन जीरो आ रहा है और u2 प्राइम आपके पास नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि u2 प्राइम किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का vc के। तो इस बार सेंटर ऑफ मास में पिक्चर कैसे दिखाई देगी कि आपके पास जो u1 है वो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में देखें, और u2 आपके पास नेगेटिव में आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो ये m1 पार्टिकल जो है ये u1 प्राइम वेलोसिटी से आ रहा है और ये जो m2 है ये u2 प्राइम वेलोसिटी से आ रहा है, और बीच में कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये बिफोर कॉलिजन की पिक्चर है। टक्कर के बाद अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस v1 प्राइम को पॉजिटिव मानती हूँ तो v2 प्राइम वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी। तो अगर आपने v1 प्राइम को इधर माना है तो इस नेगेटिव साइन की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पर भी वेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर भी वेक्टर लगा हुआ है, तो v1 प्राइम के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिलना चाहिए, v2 एग्जैक्टली ऑपोजिट मिलेगा। इक्वेशन 10 से यही पता चल रहा है ना, क्योंकि v2 प्राइम जो आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी में वो माइनस का सम कांस्टेंट m1 बाय m2 कांस्टेंट ही होगा। तो एक तरह से सम कांस्टेंट हटा दिया जाए तो v1 प्राइम के बराबर आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू जो है क्वांटिटी में बराबर नहीं रहेगी लेकिन डायरेक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट रहेगी। तो अगर मैं बीच में कोई लाइन खींच देती हूँ ना, तो अगर ये एंगल थीटा होगा ना तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो एल फ्रेम में क्या मिल रहे थे, दो एंगल मिल रहे थे, थीटा वन थीटा टू। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही एंगल मिल रहा है, थीटा। तो m1 जा रहा है v1 प्राइम से और m2 आपका आ रहा है v2 प्राइम से। ये आफ्टर कॉलिजन की पिक्चर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी, u2 प्राइम की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है और v2 प्राइम की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है। इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मिलेगा आपके पास ये, जो कि पहले भी मिल चुका है हमें। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है v1 प्राइम और u1 प्राइम बराबर है। सिमिलरली अगर यहाँ पे u1 प्राइम की वैल्यू रखते हो और यहाँ पर v1 प्राइम की वैल्यू रखते हो तो इक्वेशन नंबर 12 जो है आपको मिल जाएगा। तो सी फ्रेम में पहले भी हमने प्रूव किया था मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। अब इस बार हमें थीटा की, अच्छा हमें क्या क्या निकालना है इस बार, देखो एल फ्रेम में क्या क्या निकालना था, एल फ्रेम में हमें v1 v2 थीटा वन थीटा टू और इक्वेशन मिली थी हमें तीन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v1 प्राइम v2 प्राइम और सिर्फ थीटा। तो v1 प्राइम और v2 प्राइम तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, केवल थीटा करना है। तो थीटा करने के लिए सबसे पहले अपने डायग्राम में आ जाओ। डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ओके। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखना, अगर आपके पास ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये आपके पास वेक्टर है, उसका वैल्यू कितनी है, v1 प्राइम है, और ये आपके पास क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ से अगर मैं, ये कंपोनेंट मेरा क्या होगा, v1 प्राइम कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, v1 प्राइम साइन थीटा। एक तो हमारे पास ये हो जाएगा। और यहां पर देखो एक चीज और ध्यान रखना, इन सी फ्रेम एनी वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल इज पॉसिबल, क्योंकि थीटा जो जा रहा है कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन बोल रहा है कि एल फ्रेम में जो थीटा वन है उसकी कुछ लिमिटेड कंडीशन ही रहेगी। तो लिमिटेड कंडीशन जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। उस वाले से हमने सी फ्रेम वाले से निकाला तब तो ये था, अगर जो एल फ्रेम वाला है उससे हम ये सॉरी थीटा की वैल्यू नहीं निकाल रहा है, थीटा वन की वैल्यू निकाल रहा है। तो थीटा वन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एग्जाम में कई बार आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ये कि सी फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल की, स्कैटरिंग एंगल यानी जिस एंगल पे वो स्कैटर हो रहे हैं, सी फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन एल फ्रेम में उसके ऊपर कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, इसको प्रूफ कीजिए। तो यही मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखाना चाहती हूँ कि क्यों सारे वैल्यूज इसमें पॉसिबल है।
देखो इस अगर डायग्राम में आप देखो, ये कह रहा है थीटा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। कैसे? हमें बस इतना पता चल रहा है कि अगर थीटा 30 डिग्री हुआ तो दूसरा इधर -30 डिग्री पे आ जाएगा, थीटा 45 हुआ तो दूसरा -45 पे आ जाएगा, थीटा अगर 90 हुआ तो दूसरा नीचे चला जाएगा, पहला अगर इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, पहला अगर इधर गया तो इधर, यानी पहले वाला पार्टिकल 0 से लेके 360 डिग्री तक कोई सा भी एंगल ले सकता है। दूसरा वाला पार्टिकल को करना सिर्फ इतना है कि वो पहले वाले के विपरीत दिशा में चला जाएगा। इसलिए थीटा की क्या हो सकती है? कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ये सी फ्रेम के अंदर हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर जो स्कैटरिंग एंगल मिला है हमें थीटा 1 और थीटा 2, उसमें से हम केवल जो थीटा 1 पे रिलेशन अप्लाई होगा वही चीज थीटा 2 पे होगी। तो थीटा 1 जो है वो सारी वैल्यूज नहीं ले सकता है, लिमिटेड वैल्यू ले सकता है, ये हमें प्रूव करना है। तो वापस हम एल फ्रेम के डायग्राम पे चलते हैं। ये हम एल फ्रेम के डायग्राम पे आ गए। यहां से देख लीजिए वापस, यहां से टेन थीटा 1 निकालते हैं। सो टेन थीटा 1 आपका क्या हो जाएगा? ये आपके पास इधर क्या आ रहा है? v1 cos थीटा 1 और ऊपर क्या आ रहा है? v1 sin थीटा 1। तो यहाँ पर टेन थीटा 1 की वैल्यू देख लेते हैं। सेम चीज ही करिए जो मैंने सी फ्रेम वाले डायग्राम में करी थी। ये रहा टेन थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y कंपोनेंट, क्योंकि आपके पास पिक्चर ये बन रही थी, v1 इधर जा रहा था, है ना, ये थीटा था, और ये v1 साइन थीटा 1 है। लैब फ्रेम का पिक्चर बना रही हूँ, और ये है v1 cos थीटा 1। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो आपके पास इक्वेशन 13 अपन को मिल जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 7 से देखते हैं कि ये रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इक्वेशन 7 को देख लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, इक्वेशन 7 ये रही आपके पास। यहां से अगर मैं v1 की वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो रहा है? v1 प्राइम प्लस vc। तो इक्वेशन 7 को वापस लिख देते हैं। यस, ये इक्वेशन 7 को वापस लिख दिया। अब ये तो है वेक्टर फॉर्म में, और मैंने कहा था जब कोई समीकरण या इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होता है तो उसको हम कंपोनेंट में अलग अलग करते हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो पहले हम क्या करते हैं? इस समीकरण के वाई कंपोनेंट बराबर करते हैं, और फिर हम इसी समीकरण के एक्स कंपोनेंट बराबर करेंगे। तो v1 का जो वाई कंपोनेंट होगा वो यहाँ से दिख रहा है, v1 साइन थीटा 1 है, ठीक है। और v1 प्राइम याद रखना सेंटर ऑफ मास के अंदर, v1 प्राइम आपका इधर था और v2 प्राइम आपका इधर था, और एंगल कितना बन रहा था? थीटा बन रहा था। तो यहाँ पे, और जो लैब फ्रेम में है, लैब फ्रेम में आपका v1 इधर था और यहाँ पे एंगल कितना था? थीटा 1 था, करेक्ट। और ये इसका y कंपोनेंट क्या होगा? इसका y कंपोनेंट इधर आएगा जो कितना होगा? v1 sin थीटा 1। तो v1 का जो y कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? v1 sin थीटा 1। और सी फ्रेम वाले डायग्राम से v1 प्राइम का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? v1 प्राइम sin थीटा। x कंपोनेंट निकालते हैं तो लेफ्ट फ्रेम में इधर कितना आ जाएगा? v1 cos थीटा 1, है ना, यहाँ पर थीटा 1 हो जाएगा तो v1 cos थीटा 1 आ जाएगा लैब फ्रेम में, क्योंकि v1 लेना है। और राइट हैंड साइड में क्या है? v1 प्राइम का x कंपोनेंट, तो c फ्रेम का लेना है। ये l फ्रेम की क्वांटिटी चल रही है, ध्यान रखना, और ये इधर c फ्रेम की क्वांटिटी चल रही है क्योंकि इस पे प्राइम लगा हुआ है। और हमें पता है कि दोनों पार्टिकल जो हैं, अगर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा? जैसे भी ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम बराबर, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद मोमेंटम बराबर होता है। तो इस वजह से आप ये देख लीजिए कि क्योंकि टक्कर से पहले दोनों पार्टिकल प्योर एक्स डायरेक्शन में चल रहे थे। ये तो लैब हो गया, मैं सी फ्रेम में दिखा देती हूँ आपको। हाँ, ये सी फ्रेम में देखो, ये देखो, टक्कर से पहले सेंटर ऑफ मास प्योर कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। तो टक्कर के बाद उसका कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, चाहे पार्टिकल इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, वो बीच में ही रहेगा। जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे जाते जाएंगे, सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करता जाएगा, इसी लाइन पे रहेगा। कारण, क्योंकि टक्कर से पहले वो प्योर एक्स डायरेक्शन में था, तो टक्कर के बाद भी उसको क्या रहना पड़ेगा? प्योर एक्स डायरेक्शन में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में प्रूव किया है VC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है किसमें? सी फ्रेम में आपके पास VC जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो बाद में भी वो किस में रहेगा? एक्स डायरेक्शन में रहेगा। इसलिए जब आप एक्स कंपोनेंट को बराबर करेंगे तो आपको VC लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि VC क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन में आपको मिल रहा है। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 13, तो इक्वेशन 13 के अंदर हमें ये वैल्यूज पुट करनी है।
तो जस्ट मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हमें काफी चीजें क्लियरली दिखने लग जाए। ओके, देखिए, सो V1 साइन थीटा 1 है ना, इसकी जगह हम क्या, ये रहा V1 साइन थीटा 1 यहाँ, तो ये वाली वैल्यू जो है वो तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, और नीचे क्या है, V1 cos थीटा 1 है, ये रहा V1 cos थीटा 1, तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और आपको मिल जाएगा इक्वेशन 14। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है VC कितना था, इक्वेशन 4 में आप देख लीजिएगा बैक करके, ये हमें VC मिला था, और U1 जो था वो हमें ऊपर मिला हुआ था, इफ यू रिमेम्बर U1 प्राइम हमें मिला था U1 माइनस VC, तो यहाँ से U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U1 प्राइम प्लस VC, तो U1 की जगह हम रखेंगे, ये रहा U1 प्राइम प्लस VC आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस M1 प्लस M2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, और ये M1 जो है ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा नीचे, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा ये, और राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ कितना बन जाएगा, यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, यहाँ पे VC की वैल्यू निकालनी है आपको, सो ये इक्वेशन मैं वापस लिख देती हूँ, VC इज इक्वल्स टू M1, इसको अलग से अलग अलग कर रही हूँ, मतलब इस इक्वेशन में ऊपर के दोनों टर्म अलग अलग कर रही हूँ, तो M1 U1 प्राइम अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1 VC अपॉन M1 प्लस M2। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को इधर लेके जाना है, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो VC माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, और साथ में क्या आ जाएगा VC, यहाँ से VC कॉमन लेना है, LCM लेना है, तो VC कॉमन ले लेते हैं, ये लो VC कॉमन ले लिया, 1 माइनस सॉरी VC कॉमन ले लिया, 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ आ जाएगा VC, ठीक है, और इसका LCM लोगे तो इधर आ जाएगा M1 प्लस M2, और M1 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ M2 बचेगा, आपको ये टर्म मिलेगा, और राइट हैंड साइड में ये बचा हुआ टर्म, ये लो, ये राइट हैंड साइड में आपके पास बचा हुआ टर्म, M1 प्लस M2 से दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, और VC की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये, ठीक है, VC की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 11, हमने अभी अभी इक्वेशन 11 आप बैक करके देख लेना, इक्वेशन 11 यही है, U1 प्राइम का मैग्नीट्यूड जो है वो V1 प्राइम के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो U1 प्राइम की जगह हम क्या रख सकते हैं, V1 प्राइम, ये हमें इक्वेशन 11 में मिला था, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 16 इन 14, हमें मिला था, इक्वेशन 14 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन 14 हमारे पास ये है, V1 प्राइम साइन थीटा अपॉन V1 प्राइम कॉस थीटा प्लस VC, और VC की वैल्यू आपको मिली है यहाँ पे, तो VC की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, VC की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रखी है उसको कैंसिल करते हैं, तो V1 प्राइम V1 प्राइम V1 प्राइम कैंसिल आउट हो रखा है, और ये हमें रिलेशन मिल गया किसमें, C फ्रेम में और L फ्रेम में। सो आपके जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड लेबोरेटरी फ्रेम, तो इक्वेशन 17 जो है वो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। अब अगर आप कंडीशन लगाते हैं कि M1 जो है M2 से बड़ा है, तो अगर M1 M2 से बड़ा है तो ये वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी 1 से बड़ी रहेगी, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो cos थीटा अगर कुछ भी हो जाए, जैसे -1 भी हो जाए, तो ये 1 से बड़ा कोई नंबर समझ लीजिए, 1 से बड़ा नंबर मान लीजिए 2 मान लिया, तो आपके पास साइन थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू अगर -1 भी होती है तो -1 प्लस 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा, तो कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, तो ये डिनोमिनेटर कभी आपका जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, लेकिन डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं रहा है, तो tan थीटा 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इन्फिनिटी से कम रहेगी, तो थीटा 1 पे कंडीशन क्या लग गई, हमने क्या कहा था कि थीटा की वैल्यू तो 0 से लेके 360 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन थीटा 1 हमें पता चल गया π/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो कंडीशन लग गई ना थीटा 1 पे। सिमिलरली अगर आप इनको बराबर करते हैं तो बराबर करने से भी आप देखेंगे कि थीटा 1 की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक आती है, और अगर ज्यादा करते हैं तो भी आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से π के लिए आएगी। तो ये 3 कंडीशन जो है वो आप याद कर लीजिएगा, ये M1 M2 की अलग अलग वैल्यूज पे है। इससे ये पता चलता है कि C फ्रेम में थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन लैब फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है।
तो आपको ये करना है तीनों केसेस के साथ में। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सी फ्रेम में और एल फ्रेम में रिलेशनशिप प्रूव कीजिए, उनके अंदर संबंध स्थापित कीजिए, तो इक्वेशन नंबर जो 17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, इस यहाँ तक का डेरिवेशन आपको करना है। दैट्स ऑल, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। मैं डायग्राम नहीं बता रही। न्यूट्रॉन्स का स्लो डाउन आपका सिलेबस में नहीं है, तो ये टॉपिक हम नहीं करेंगे। ओके, सो ये टॉपिक हमें नहीं करना है, सिलेबस में नहीं दे रखा है। उसके बाद आपका, हाँ, मोशन ऑफ अ सिस्टम विद वेरिंग मास, रॉकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है यहाँ पे। ओके, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।